हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि इस साल न्यूज़ में थे। दोस्तों, हमने पुरानी रिवीजन सीरीज भी की है जिसमें कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया और गवर्नमेंट स्कीम्स भी पढ़ी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट जो कि वीडियो प्लेलिस्ट में एडेड है, तो वहाँ से जाके उनको देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार देखा था कि काफ़ी क्वेश्चन आए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीलिम्स में। तो हम भी होप करते हैं उसी को बेस बना के दोस्तों हमने आज ये वाला सेशन पढ़ा है, सेशन रखा है। तो चैनल को आप दोस्तों अगर नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन अभी ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 मिशन दोस्तों ये इसरो ने लॉन्च किया था L1 ऑर्बिट में। ठीक है। ये पहला स्पेस मिशन है बाय द इसरो विच इज meant टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना। ठीक है दोस्तों, सोलर कोरोना क्या है? सन की जो मतलब एमिट करता है लाइट वगैरह, उसको आउटर सरफेस को सोलर कोरोना कहते हैं। ठीक है दोस्तों। L1 ऑर्बिट अलाउज आदित्य L1 टू लुक एट द सन कॉन्टिन्यूसली। ठीक है दोस्तों, इसको लॉन्च किया जाएगा बाय PSLV एक्सेल द्वारा। ये लॉन्च व्हीकल है इसका। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों आदित्य L1 का? सोलर की अपर एटमॉस्फेरिक को यानी कि जिसको क्रोमोस्फेयर और कोरोना था उसको स्टडी करना, उनकी डायनेमिक्स को स्टडी करना, उनकी फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना, कोरोना की और उनकी हीटिंग मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना। यानी कि ओवरऑल समझ लो कि सन को पढ़ने का यानी कि पूरे सन के स्टडी करने का ये मिशन है। ठीक है दोस्तों। आदित्य L1 पे 7 पे लोड हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, लेग्रेंजे पॉइंट क्या होता है? सपोज करो दोस्तों, ये एक हमारा बहुत बड़ा कोई प्लेनेट है और ये दूसरा कोई बहुत बड़ा मतलब प्लेनेट है, यानी कि दो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं। दोस्तों, ये जो घूमता है प्लेनेट, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है। सेम इस पे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोस्तों सेंटर की तरफ होती है, सेंट्रीपिटल बाहर होती है। इसी की वजह से दोस्तों जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। कारण क्या है? तो एक ही टाइम पे उन पे दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, जिसकी वजह से स्टेबल रहते हैं। तो दोस्तों, अगर एक पॉइंट लेग्रेंजे पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इस प्लेनेट की फोर्स भी लग रही होगी, इस प्लेनेट की फोर्स भी लग रही होगी, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा स्टेबल रहता है। ठीक है। ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि क्योंकि फोर्सेस दोनों की बैलेंस करती हैं एक दूसरे को, और जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा एक स्टेबल एक पोजीशन पे रहता है। इसी को लेग्रेंजे पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। वही इस पे बताया हुआ है। So Lagrange point, these points are points of equilibrium for small mass objects under the influence of two massive orbiting bodies. At Lagrange point, the gravitational pull of two large masses precisely equals the centripetal force required for a small object to move with them. These points in space can be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain position. ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन कम होता है और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाती है। हाँ दोस्तों, अगला है हमारा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी कि नाविक कहते हैं दोस्तों। ये इसको हमारा आप कह सकते हो इंडिजीनियस जीपीएस है हमारा। ठीक है दोस्तों। जीपीएस कहाँ का सिस्टम है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इट इज फ्रॉम द यूएसए, वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसए एंड नाविक इज अवर इंडिजीनियस सिस्टम। दोस्तों, नाविक एक इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम है जिसमें कि इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया गया है बाय द इसरो। ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया है नाविक को। ये होम ग्रोन अल्टरनेटिव है जीपीएस का। दोस्तों, इसरो को डेवलप किया है इसको डेवलप किया था इसरो ने इन पहला 2006 में प्रूव किया था, लेकिन ऑपरेशन 2018 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नाविक में करंटली 7 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है जी। ये हमारा इंडिया तो कवर करता ही करता है, उसके आगे पीछे 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस सारा कवर करेगा। ठीक है। यानी कि हमारा पूरा एशिया वगैरह होगा वो सारा कवर करेगा नाविक में। ठीक है। इसकी दोस्तों इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द जीपीएस। ठीक है दोस्तों। 3 सैटेलाइट हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 जो सैटेलाइट है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ठीक है। नाविक में टोटल 7 है ना, 4 जियोसिंक्रोनस में आ गई, 3 जियो स्टेशनरी में आ गए, 4 जियोसिंक्रोनस में आ गई। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। दोस्तों, इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद सोशल अल्फा टू एस्टैब्लिश SPIN विच इज स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इट इज
इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर द ब्लूमिंग स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, यानी कि स्पेस में हमारा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए ये वाला सिस्टम लॉन्च किया है दोस्तों इन्होंने, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, ताकि प्राइवेट सेक्टर के भी इसमें इंक्रीज हो सके। अभी स्पेस सेक्टर है हमारा वो फिलहाल गवर्नमेंट से ही डोमिनेट है, यानी कि इसरो के अलावा हमको कोई दूसरी एजेंसी नजर नहीं आती, बट इसको चेंज करने के लिए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी हमारा बूस्ट अप हो सके इन द स्पेस वेंचर, दिस सिस्टम हैज बीन लॉन्च, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इट इज वन ऑफ द काइंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप startups for startups and SMEs in the space industry में। Also the first space tech innovation network innovation challenge was launched to develop solutions in areas like urbanization, mapping, natural resources management etc। दोस्तों जो स्टार्टअप इसके अंदर सेलेक्ट किए जाएंगे वो इसरो को और स्पेशल अल्फाज के स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों विक्रम एस रॉकेट के बारे में, दोस्तों पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जिसको कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था इसरो के लॉन्च पैड से। ठीक है, श्रीहरिकोटा। दोस्तों विक्रम एस रॉकेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं। ये एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो कि विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर मतलब रखा गया है। विक्रम साराभाई आपको पता है दोस्तों फाउंडर थे हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, लॉन्च व्हीकल इसका क्या नाम है, कलाम 80 वाज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल। ये हमारा पहला करंट अफेयर हो गया दोस्तों। इसके बाद दूसरा है चंद्रयान 2 गॉज सोडियम कंटेंट ऑन द मून सरफेस। दोस्तों अभी हमने जो चंद्रयान भेजा है दैट वाज द थर्ड पार्ट। पहला हमारा 2008 में गया था, अभी 2000 चंद्रयान 2 2019 में गया था, जो थर्ड है वो अभी गया था हमारा जो कि सक्सेसफुल हुआ है अभी, जो साउथ पोल में लैंड किया था मून के। ठीक है दोस्तों, जो चंद्रयान 2 गया था ना हमारा, वहाँ पे 3 पार्ट थे हमारा, ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था, लेकिन जो अभी हमने भेजा वहाँ पे हमारा ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ लैंडर और रोवर ही भेजा है हमने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो चंद्रयान 2 था उसने देखा है कि सोडियम मून की सरफेस पे सोडियम का कंटेंट उसने मिला है। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 2 को 2019 में सेंड किया गया था। इट वॉज सेकंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन डेवलप्ड बाय द इसरो आफ्टर चंद्रयान 1 2008। दोस्तों इसमें लूनर ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, ऑल ऑफ विच वर डेवलप्ड इन द इंडिया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों कुछ मिशन पढ़ लेते हैं। आर्टेमिस 1 मिशन है, ये नासा का मिशन है फॉर द लूनर मिशन है। ठीक है, यानी कि मून की सरफेस के ऊपर जाने वाला मिशन है आर्टेमिस 1। दोस्तों कुछ मार्स मिशन पढ़ लेते हैं। पहला है परसेवरेंस रोवर मिशन नासा का, होप मिशन है यूएई का, तियानवन 1 है चाइना का, मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, मेवन और क्रियोसिटी रोवर, ये सारे नासा के हैं टू एक्सप्लोर द मार्स। ठीक है, और मंगलयान होगा हमारा इंडिया का होगा। सारे मार्स के मिशन है दोस्तों जो हमने पढ़े। दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये कैसे बना था, इट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन द नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, 3 एजेंसी से मिलकर बनाया था, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। दोस्तों ये टेलीस्कोप है, इट यूजेस इंफ्रारेड लाइट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई टू स्टडी एवरी फेज इन द कॉस्मिक हिस्ट्री। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या थे दोस्तों इस मिशन के, जेम्स वेब के, इट हेल्प इन द ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अक्रॉस द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। दोस्तों हमारी यूनिवर्स का ओरिजिन कैसा हुआ उसको हेल्प करने में अंडरस्टैंड करेगा, हमारा सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ उस पर भी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, और देखेगा कि किसी दूसरी प्लेनेट पे क्या लाइफ के मतलब साइंस है या नहीं। ठीक है, उस पर्पज के लिए भी यूज होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। इट विल आल्सो हेल्प टू एनालाइज द एटमॉस्फेयर ऑफ द एक्सोप्लैनेट। दोस्तों अभी रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम है LHS 475b, LHS 475b, और इसका जो साइज है इट इज रफली सेम एज द साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है, LHS 475b। दोस्तों एक्सो प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है, यानी कि सन हो गया ये, बाकी अगर हमारा सोलर सिस्टम अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे होगा दोस्तों तो डेट वी विल कॉल इट एज एक्सो प्लैनेट, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है। दोस्तों अगर कोई प्लैनेट इस डिस्टेंस पे है ताकि उसमें लिक्विड वाटर की पॉसिबिलिटी मिल जाए, वो हम उसको कहते हैं कि वो गोल्डीलॉक्स जोन में है। दोस्तों जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे अगर पानी मिलता है ना तो हम कहते हैं कि गोल्डीलॉक्स जोन में है, गोल्डीलॉक्स जोन में लाइफ का एग्जिस्ट होना पॉसिबल होता है। ठीक है, कल को हमको मार्स पे भी पानी मिल जाएगा तो हम बोलेंगे वो भी गोल्डीलॉक्स जोन में है, क्योंकि वहां पे लाइफ का सर्वाइव पॉसिबल है। अगर कोई उसके बियॉन्ड होगा तो वो हम उसको नहीं बोलते हैं, उसको हम एक्सोप्लैनेट ही बोलेंगे। ठीक है, बियॉन्ड योर सोलर सिस्टम। हाँ दोस्तों, अभी डार्क स्काई रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। भारत अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व इस्टेब्लिश करेगा लद्दाख में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डार्क स्काई रिजर्व एक पब्लिक या प्राइवेट लैंड होती है विद डिस्टिंग्विश नॉक्टर्नल इन्वॉल्वमेंट। नॉक्टर्नल क्या होता है, रात का।
यानी कि नाइट टाइम का इन्वायरमेंट एंड स्टारी नाइट्स दैट हैज बीन डेवलप्ड रिस्पॉन्सिबली टू प्रिवेंट लाइट पोल्यूशन। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि रात के टाइम पे हर जगह लाइट होती है, ऐसा बोलते हैं कि इवन जो एनिमल होता है लाइट पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उन पे ये लाइट पोल्यूशन अफेक्ट करता है। तो दोस्तों इस डार्क स्काई रिजर्व में लाइट वगैरह आर्टिफिशियल लाइट का कोई सोर्स नहीं होगा, बिल्कुल ओपन एटमॉस्फेयर होगा, ताकि जो नेचुरल हमारी बॉडी क्लॉक होती है, नेचुरल एनिमल्स की बॉडी क्लॉक होती है, वो उस पर सर्वाइवल कर सके और ज़्यादा उनकी हेल्थ पे इफेक्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कुछ ऐसा होगा डार्क स्काई रिजर्व, बिल्कुल ओपन एटमॉस्फेयर होगा, ऊपर स्टार्स वगैरह आपको सब दिखाई देंगे, मून वगैरह, ठीक है, सब होगा, ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं दिख रही है यहाँ पे, सब नेचुरल होगा। ठीक है जी, ये मून दिख रहा है आपको। चलो, टाइडल डिसरप्शन इवेंट क्या होता है दोस्तों? नासा का जो टेलीस्कोप ऑपरेट कर रहा था उसने एक और रिसेंटली ऑब्जर्व किया है एक मैसिव ब्लैक होल डेवरिंग अ स्टार। द एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना in which a destruction of star by the black hole is formed is called tidal disruption event। यानी कि जब ब्लैक होल एक स्टार को बिल्कुल डेवोर कर जाता है उसको टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट कहते हैं। ठीक है जी। हाँ भी दोस्तों, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। आईएनएस वगैरह, अभी इंडियन नेवी ने अपनी 5th डीजल इलेक्ट्रिक कलावरी क्लास सबमरीन वगीर को कमीशन किया है दोस्तों। ठीक है, इट इज अमंग द 6 सबमरीन बीइंग बिल्ट बाय द मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई इन कोलैबोरेशन विद द फ्रेंच एमएस नेवल ग्रुप अंडर प्रोजेक्ट 75। ठीक है जी। कलावरी क्लास बैकग्राउंड दोस्तों, बैकग्राउंड क्या है इसका? इसमें सबमरीन्स आते हैं जिसमें कि दूसरे विसल भी आते हैं, जैसे कि वैसल भी आते हैं, आईएनएस कलावरी, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेलर, आईएनएस बख्शीर। दोस्तों जो इसका डिजाइन है, इट इज बेस्ड ऑन द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द फ्रेंच नेवल ग्रुप फॉर्मली डीसीएनएस एंड स्पेनिश स्टेट ओन्ड एंटिटी नवनाटिया। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है दोस्तों। इसका क्या मतलब होता है? जो हम बोलते हैं कोई सबमरीन डीजल है, न्यूक्लियर है, इसका ये मतलब होता है जो उसका इंजन है ना वो किस पे काम कर रहा है। अगर वो डीजल पे काम करेगा दोस्तों तो हम उसको बोलते हैं डीजल सबमरीन, और अगर वो न्यूक्लियर फ्यूल पे काम करेगा दोस्तों तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल सबमरीन। ठीक है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द कि वो उस पे कि वो न्यूक्लियर है, उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन, इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द इंजन दे आर ऑपरेटिंग। ठीक है दोस्तों, जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन हो गए वाली सबमरीन होगी वो ज़्यादा देर पानी के अंदर नहीं रह सकती है, उसको ऑक्सीजन लेने बाहर आना पड़ेगा। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूल वाली मशीन होती है, जो सबमरीन होती है, वो ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है। ठीक है जी। हाँ, तो दीज आर अटैक सबमरीन और हंटर किलर टाइप, दे आर डिजाइन टू टारगेट एंड सिंक एडवर्सरी नेवल विज। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल एक वेपन सिस्टम होता है विच फ्लाइज एट लीस्ट स्पीड ऑफ द मैक 5 दैट इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड एंड इज मैन्योवरेबल। ठीक है, साउंड की स्पीड होती है मैक 1, अगर किसी की मैक 5 आ रही है दोस्तों उसको हम हाइपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, मैन्योवेबल। दोस्तों the maneuverability of the hypersonic missile is what sets it apart from the ballistic missile as later follows a set course or a ballistic trajectory. Thus, unlike ballistic missile, hypersonic missiles do not follow a ballistic trajectory and can be maneuvered or intended target. दोस्तों दो टाइप की मिसाइल होती है, एक हाइपरसोनिक होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अभी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, देखिए दोस्तों, सपोज ये हमारा टारगेट है, ठीक है, हमको यहाँ पे मिसाइल मारनी है, तो बैलिस्टिक मिसाइल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम यहाँ से लॉन्च करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल को। दोस्तों पहले ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर उसके बाद जो टारगेट है ना, फिर उसके बाद टारगेट को अटैक करता है। हमारा जो मिसाइल होती है कौन सी वाली, बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन दोस्तों जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल होती है ना, इसको हम ये ना मनूवरेबल होती है, यानी कि ये ऊपर नहीं जाती है, बट ये जब तक टारगेट को अटैक ना कर दे तब तक मूव करती है। जैसे हमने यहाँ पे टारगेट छोड़ा, तो अगर टारगेट जितना मर्जी मूव करे ना, तो उसके मोशन के अकॉर्डिंग ही ये मूव करती रहेगी, फाइनली इसको जाके स्ट्राइक करेगी। दोस्तों मैं अगर एक इसको समझाने के लिए बोलूं, आपने शायद एक मूवी देखी होगी, पार्टनर मूवी देखी होगी, जो कि सलमान खान और गोविंदा की थी। दोस्तों उसमें एक सीन है जब एक छोटा लड़का मिसाइल बना देता है और वो मिसाइल सलमान खान को चेस करने लग पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों आप वो कह सकते हैं कि वो एक टाइप की हाइपरसोनिक मिसाइल थी, मतलब वो हाइपरसोनिक तो नहीं थी, बट उसका रेफरेंस देखिए कि जहां जहां सलमान खान जा रहा होता है वो मिसाइल उसको अटैक करने के लिए वहीं पे आ रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइप की मिसाइल को कहते हैं हम लोग ये हाइपरसोनिक मिसाइल, ऑलराइट, क्योंकि वो मैन्यूवरेबल होती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पहले आसमान में जाती है, फिर उसके बाद टारगेट अटैक करती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मिसाइल्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। प्रोजेक्ट 75 दोस्तों,
प्रोजेक्ट 75 क्या है? ये इंडियन नेवी का 30 साल का प्लान है विच इज मेंट फॉर द इंडिजीनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन, ताकि हम भारत में ही सबमरीन कंस्ट्रक्शन कर सकें। दैट इज P75 प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है दोस्तों, इसके दो फेज हैं, पहले में P75 है, दूसरे में P75-1 है। दोस्तों जो P75 है इसको 2005 में साइन किया था। क्या पर्पज का? 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाना, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड द फ्रांस की DCNS कंपनी थी दोस्तों, उसके बीच में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों जो सेकंड फेज है इसका P75-1, इसका ये अप्रूव हुआ था 2007 में। इट इज सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेवी 30-year प्लान फॉर द इंडिजिनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन। इट एनविसेजेस द इंडिजिनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन्स विद, इसमें क्या कैपेबिलिटी हो जाएगी पहले से ज्यादा? नॉन न्यूक्लियर डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होगी, कंटेम्प्रेरी इक्विपमेंट, वेपन सेंसर हो गए, फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होगा, और एडवांस टॉर्पेडोस और मॉडर्न मिसाइल्स होंगे। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, INS अरिहंत, INS स्टैंड फॉर इंडियन नेवी सबमरीन अरिहंत। ठीक है दोस्तों, ये भी सबमरीन है। INS अरिहंत 6000 टन की सबमरीन है विच इज द लेड शिप ऑफ द इंडियाज अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बिल्ट अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। दोस्तों जब INS अरिहंत इंक्लूड हुई ना हमारे इंडियन नेवी में, तो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है दोस्तों? ये एक कैपेबिलिटी होती है अगर कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक हमारे पास मारे, ताकि फर्दर हम उसको मतलब वापस स्ट्राइक कैसे करेंगे, हम उसको लैंड से भी कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास लैंड से भी हम इसको कुछ अपने को न्यूक्लियर मिसाइल मारनी हो तो मार सकते हैं, एयर से भी मार सकते हैं, और सी से भी मार सकते हैं। जब हमारे पास INS अरिहंत हुई तो ये न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो गया। ट्रायड स्टैंड फॉर 3, यानी कि तीनों कैपेबिलिटी आ गई। ठीक है हमारे पास दोस्तों, जो INS अरिहंत है, इट इज प्रोपेल्ड बाय 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर एट द कोर विद इनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल। ठीक है जी, आगे आ गया शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। दोस्तों ये वो सबमरीन होती हैं जो कि ओशन के बहुत ज्यादा डीप जा सकते हैं, वर्चुअली अनडिटेक्टेबल होते हैं, यानी कि मंथ तक कोई डिटेक्ट भी नहीं कर सकता इनको। दे आल्सो कैरी न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है जी, हाँ दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ न्यूज के बारे में पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों ये ऑन डिमांड डिलीवरी होती है IT रिसोर्सेज की। ठीक है, क्लाउड, it is on demand delivery of IT resources, computing power, storage and database over the internet with pay as you go, pay as a service before you use it, pricing from a cloud provider like Amazon Web Services। दोस्तों अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना हो, जैसे कि अगर मुझे एक कंप्यूटर में कुछ काम है, तो एक बेटर चीज क्या रहेगी कि मैं कंप्यूटर एक रेंट पे ले लूं, वहां पे सारा काम कर लूं और वापस का रेंट भरूं और वापस किसी को दे दूं। ये अच्छा रहेगा या कि हम मैं पूरे कंप्यूटर ही नया परचेज करूं और अपने पास रख लूं, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं, मुझे बस एक छोटा सा काम करना था। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यही सिस्टम होता है। अगर कोई चीज आपको चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ द पावर होगी, स्टोरेज होगी, डाटाबेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आप उसको क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए पेमेंट कर सकते हो। जब वो सर्विस आपने ले ली, उसकी सर्विस आपने एक्सेस कर ली, उसकी पेमेंट की, एंड देन आपका काम उससे हो जाता है। ठीक है, एक डिमांड बेसिस पे होती है, यानी कि पे एज यू विश, यानी कि सर्विस पे एज यू गो, पे फॉर ए सर्विस बिफोर यू यूज इट। आपने एक सर्विस यूज की, उसको उसके लिए आपने पे किया। ठीक है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जांपल क्या होगी इसकी? वजह से वीडियो गेम मेकर्स आर यूजिंग द क्लाउड टू डिलीवर ऑनलाइन गेम्स टू द मिलियंस ऑफ प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों टाइप्स कितनी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की? 3 होते हैं बेसिकली। इसमें क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दोस्तों जो GI क्लाउड मेघराज करके है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इस क्यों बनाया है? ताकि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो बेनिफिट है वो हार्नेस कर सकें। ठीक है, GI क्लाउड इसको नाम दिया गया है मेघराज। The focus of this initiative is to accelerate the delivery of e-services in the country while optimizing ICT spending of the government। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले हमारे पास 2G होता था, 3G 4G, अभी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द 4G। ठीक है दोस्तों, फीचर क्या है इसके? दोस्तों इट ऑपरेट्स इन दी मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, यानी कि 30 to 300 गीगाहर्ट्ज तक ऑपरेट करता है, विच हैज द एडवांटेज ऑफ सेंडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है दोस्तों, 3 बैंड्स में ऑपरेट करेगा, लो में, मिड में और हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। लेटेंसी कम होती है। दोस्तों लेटेंसी क्या होता है? टाइम लेता है।
यानी कि अगर एक सिग्नल को दूसरी जगह पे पहुंचना हो तो कितना टाइम लेगा, जितना ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि 100 अगर मिली सेकंड किसने लिया उसकी उतनी ज़्यादा लेटेंसी होगी, और जिसका जो जितना कम टाइम लेता है उसकी लेटेंसी उतनी कम होगी। ठीक है, लेटेंसी का मतलब कितना टाइम लेता है वो। ठीक है, रिड्यूस लेटेंसी है, इसलिए सिग्नल बहुत इंप्रूव होते हैं इसमें। 5G नेटवर्क दोस्तों दो मोड्स पे ऑपरेट करते हैं, स्टैंड अलोन मोड पे, नॉन स्टैंड अलोन मोड पे। ठीक है जी, दोस्तों स्टैंड अलोन मोड पे 5G नेटवर्क ऑपरेट करता है विद डेडिकेटेड इक्विपमेंट एंड रन्स पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क। तो नॉन स्टैंड मोड अलोन पे जो 5G नेटवर्क इज सपोर्टेड बाय द 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों 5G नेटवर्क इट यूटिलाइज मच हायर रेडियो फ्रिक्वेंसीज अप टू 28 गीगाहर्ट्ज। डाटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, 1 गीगाबाइट पर सेकंड। इसकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम है, अल्ट्रा लो है। कितनी होगी, 10 मिली सेकेंड्स और 1 मिली सेकेंड के बीच में, जबकि हमारे 4G के पास 100 मिली सेकेंड तक की होती है लेटेंसी। ठीक है, इसकी 10 से 1 मिली सेकेंड के बीच में होगी। दोस्तों क्या इससे कोई हेल्थ रिस्क होता है 5G का? अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है तो ये मिला गया है कि कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होता ऑन द एक्सपोजर टू द वायरलेस टेक्नोलॉजी ऑफ द 5G। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट अभी कोई नहीं है 5G का। दोस्तों सेंटर ने अभी एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड AVGAS-100LL एक स्पेशल एविएशन फ्यूल लॉन्च किया है फॉर द पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट एंड अनमान्ड एयर व्हीकल्स। ठीक है दोस्तों, ये फ्यूल किसने बनाया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। चलिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक कुछ लेवल की लर्निंग और अडेप्टिंग बताता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंस अगर आप किसी मशीन में डाल दो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। दोस्तों इसके टाइप के हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये एक पर्टिकुलर सिस्टम को ही एड्रेस करती है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही सॉल्व करती है। आर्टिफिशियल नैरो, नैरो से नाम पता चल गया, इसका स्कोप लिमिटेड है। ठीक है, ए पर्टिकुलर सिस्टम एड्रेसिंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नैरो एआई इज इफेक्टिव ओनली एन एरिया इन विच इज ट्रेन। ठीक है, एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, सोशल रिकमेंडेशन हो गया, इन सब में आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस होती है। और दोस्तों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होगी? ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करती है, तो इसका जो एरिया ऑफ स्कोप होगा वो काफी वाइडर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो सिस्टम है इट इज डेवलप्ड यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। चलिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक ये डिजिटल सिस्टम होता है विच इज फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स इन विच द ट्रांजैक्शन एंड देयर डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन मल्टीपल प्लेसेस एट द सेम टाइम। यानी कि ओपन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, इसका कोई ना सेंट्रलाइज्ड ओनर नहीं होता, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कोई बंदा कहीं पे भी कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। इट इज नॉट ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है दोस्तों, अनलाइक ट्रेडिशनल डाटाबेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हैव नो सेंट्रल डाटा स्टोर और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी। हाँ जी दोस्तों, वही मैंने बताया कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, ओपन डाटा होता है, कोई कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कुछ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं दोस्तों? डिजिटल एसेट होते हैं जिनकी ओनरशिप हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के थ्रू वेरीफाई करते हैं। जो लोग ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करते हैं उनके थ्रू उनकी ओनरशिप वेरीफाई होती है। नॉन फंजिबल टोकन के डिजिटल एसेट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका आर्टवर्क आ जाएगा, आर्टवर्क हो गया, डिजिटल अवतार हो गए, एक्सेसराइज्ड मंकीज हो गया, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड एनएफटीज। दोस्तों सब कुछ फ्रॉम ड्राइंग, फोटोज, वीडियोस, जीआईएफ्स, म्यूजिक, इन गेम आइटम, सेल्फीज एंड इवन ए ट्वीट कैन बी टर्न्ड इनटू एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन विच कैन देन बी ट्रेडेड ऑनलाइन यूजिंग द क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों ओपन सी एक प्लेटफॉर्म है जो कि कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस है। ठीक है, ओपन सी में, और एनएफटी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा बैक किया जाता है। दोस्तों डीप फेक्स, व्हाट आर दिस? दोस्तों डीप फेक्स आर डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। किसी भी चीज को दोस्तों, अगर आप वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज को उसको एडिट करके अगर आप उसको मैनिपुलेट करके उसका गलत यूज कर सकते हो ताकि किसी दूसरे के ऊपर हार्म, मतलब इन्फ्लिक्ट, किसी को हार्म करना, तो उसको हम डीप फेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो मीडिया जनरेट किया जाता है, डीफेक होता है, उनके बेनिफिट भी होते हैं दोस्तों। ऑल उसके मतलब वो हार्मफुल तो इफेक्ट तो होते हैं लेकिन उसके बेनिफिट भी होते हैं कुछ एरियाज में, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी में, एजुकेशन में, फिल्म प्रोडक्शन में, क्रिमिनल फोरेंसिक्स में, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में। जैसे दोस्तों डीफेक्स हम यूज करते, हम जैसे पुराने जो किंग्स वगैरह हो गए, हम उनका फेस मतलब बना सकते हैं, हमको पता चल सकता है कि वो कैसे रहे हैं। हम लोग और भी कुछ पूरा मतलब वर्चुअली वगैरह कुछ बना सकते हैं, आइडिया हो जाता है डीफेक से। ठीक है, इसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर आप इस किसी को हार्म करने के लिए यूज कर रहे हो देन इट इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ द डीफेक्ट्स। ऑलराइट
दोस्तों नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है भारत ओएस। दोस्तों क्या है, एक एंड्रॉयड सिस्टम है, ठीक है जी। जैसे आपके फ़ोन में एंड्रॉयड होता है ना, वैसे ही आईआईटी मद्रास ने सिस्टम डेवलप किया है भारत ओएस। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एंड्रॉयड। कैसे? क्योंकि ये यूज़ करता है एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। दोस्तों इट इज़ फ्री फ्रॉम द गूगल सर्विसेज एंड एप्स। इट कम्स विद नो डिफ़ॉल्ट ऐप अलाउइंग यूजर्स टू हैव मोर कंट्रोल ओवर परमिशन दैट एन ऐप कैन हैव। Bharat OS does not come with any pre-installed services or apps, and hence it is deemed to be more secure. दोस्तों private app store services, the device give access to only those apps which have been thoroughly verified by the organization. ठीक है, इसमें कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं आती, तो आप अपने हिसाब से ऐप इसमें डाल सकते हो। दोस्तों CrCONI alloy। दोस्तों एक alloy होती है which is made from the chromium, cobalt and the nickel, which is found to be the toughest material ever recorded। सबसे tough material है जो आज तक रिकॉर्ड हुआ है। इट इज़ द alloy of the chromium, cobalt and the nickel, and it only gets, जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा और ये उतनी ही ज़्यादा टफ होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, यूसेज क्या होंगे? इट इज़ यूज टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स विच कैन विथस्टैंड एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन सच एज इन डीप स्पेस। नार्को एनालिसिस में दोस्तों, ये करंट अफेयर ऊपर वाला खत्म हो गया। नार्को एनालिसिस यानी कि जब हम आपका नार्को टेस्ट करते हैं, ठीक है, हमने मतलब कोई भी अगर किसी ने करवाते हैं नार्को टेस्ट, जब होता है दोस्तों, उसमें जो ड्रग दिया जाता है ना, जिसमें कि इंसान अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है, अपनी सैनिटी ने अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है, और इसको सच ही बोलना पड़ता है। जो ड्रग यूज होता है वो होता है सोडियम पेंटोथल। ठीक है जी, क्या क्या ड्रग होता है? सोडियम पेंटोथल। ये दिया जाता है नार्को टेस्ट में, सोडियम पेंटोथल। वेब 5.0 दोस्तों, वेब 2.0, 3.0, 4.0 और अभी 5.0 है। इसका एम क्या है? टू बिल्ड एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब दैट पुट्स यू इन कंट्रोल ऑफ योर डाटा एंड आइडेंटिटी। इंटरनेट पे आप कुछ भी करो, आप ही उस डाटा के ओनर होंगे। ठीक है, उस डाटा के और आइडेंटिटी के आप ही ओनर होंगे, और आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अपने डाटा, आपका जो डाटा होगा उसके ओनर आप ही होंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपके डाटा को यूज कर रही है या ऐसा कुछ भी है। जब तक आप चाहो आपका डाटा वहां रहेगा, जब आप नहीं चाहो तो आप उस डाटा को रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इट अलो यूजर्स टू ओन देयर आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट एंड कंट्रोल देयर डाटा। वेब 5.0 envisions an internet without threat of censorship from governments or big tech and without fear of significant outage। ठीक है जी, ये हो गया। जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों? ये एक emerging फील्ड है स्टडी की विच इंक्लूड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोस्तों जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी enables us to acquire data that is reference to the earth and use it for analysis, modeling, simulations and visualization। ठीक है, तो दोस्तों जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होती है। रिन्यूएबल एनर्जी से जो हाइड्रोजन जनरेट होती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ऑलराइट, एक्सटेंडेड रियलिटी। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज कोलैबोरेटेड विद मेटा, जो कि फेसबुक है यहाँ पे, मेटा विच इज फेसबुक पेरेंट्स कंपनी, टू एक्सेलरेट एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन द इंडिया। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है दोस्तों? एक अम्ब्रेला टर्म होती है which refer to all real and virtual combined environments and human machine interaction generated by computer technology and wearable। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होंगी इसकी? ट्रेनिंग में आ जाएगी फॉर सोल्जर्स, ड्राइविंग, सर्जन्स, टेस्टिंग फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड टूरिज्म, वर्चुअल टूर्स। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा, एक ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी होती है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके बना दें ना, जिसमें कि हमारा रियल इन्वायरमेंट भी रहे और वो दोनों टाइप की रियलिटी भी रहे, इसको एक्सटेंडेड रियलिटी कहेंगे। ठीक है जी, ये अम्ब्रेला टर्म आ गई, दोनों को सब्ज्यूम कर लेती है। दोस्तों क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है? एक साइबर अटैक होता है जहां पे आपके कंप्यूटिंग डिवाइस को हाईजैक कर लिया जाता है, और उस जो अटैकर होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूज होते हैं टू इलीगली माइन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, आप क्रिप्टो करेंसी को इलीगली माइन करना हो तो क्रिप्टो जैकिंग का फिनोमिना होता है। ठीक है, इसमें साइबर अटैकर आपको रिसोर्सेज को यूज करके क्रिप्टो करेंसी को इलीगली माइन करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़ लेते हैं। स्मार्ट प्रोग्राम है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक मेडिसिन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष हैव लॉन्च्ड स्मार्ट स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशन प्रोग्राम। एम क्या है दोस्तों? टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरिया थ्रू आयुर्वेद कॉलेजेस एंड द हॉस्पिटल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। दोस्तों ये पहला डाटा सेंटर है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में खोला गया है। उसको बैक किसने किया है, सपोर्ट किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक है, बनाया क्यों गया है दोस्तों? इट इज मैंडेटेड टू आर्काइव ऑल लाइफ साइंस डाटा जनरेटेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन द इंडिया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव ऑन।
नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। दोस्तों ये होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जिसका विच अलो कंट्री वाइड सर्च फॉर द क्राइम रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स, यानी कि फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट करने का डाटा, इसको कहते हैं नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। दोस्तों ये सिस्टम एक ना यूनिक 10 डिजिट की आईडी क्रिएट करेगा, नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर कहेंगे जिसको, फॉर द ईच एंड पर्सन अरेस्टेड फॉर द क्राइम। सपोज दोस्तों अगर किसी ने क्राइम किया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको इस डाटा के थ्रू उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और उसके फिंगरप्रिंट्स हमेशा हमेशा के लिए स्टोर किए जाएंगे, ताकि कल को अगर अगर हमको कुछ सपोज कहीं ऐसी कोई वारदात होती है, वहां से जो फिंगरप्रिंट अगर कोई कलेक्ट करता है और अगर हम उस डाटाबेस में डालें, ताकि हमको इजीली पता चल जाए कि कौन सा क्रिमिनल्स में इन्वॉल्व है या ऐसा करके कुछ है। ठीक है जी। यूजिंग द डाटाबेस ऑफ फिंगरप्रिंट डिफरेंट क्राइम्स कैन बी लिंक टू एनएफएन। इट विल प्रोवाइड द मच नीडेड यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एवरी अरेस्टेड पर्सन इन द सीसीटीएनएस, मींस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड द सिस्टम। दोस्तों इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने डेवलप किया है और ये मध्य प्रदेश में ऑलरेडी इंप्लीमेंट भी हो चुका है। ठीक है जी। लंपी स्किन डिसीज। दोस्तों काफी न्यूज में थी, एक वायरल इलनेस है विच कॉजेस प्रोलॉन्ग्ड मॉर्बिडिटी इन कैटल एंड द बफेलोज। ये कॉज कौन करता है दोस्तों? पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिसीज वायरस। ठीक है, पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिसीज वायरस ये इसको कॉज करेगा। एलएसडी अफेक्ट LSD affect the lymph nodes of the infested animal। दोस्तों इसको पहले ऑब्जर्व किया गया था जाम्बिया में 1929। दोस्तों ये जूनोटिक वायरस नहीं है, एक वेक्टर बोर्न डिसीज है, जिसमें वेक्टर हो गए हमारे, वेक्टर क्या होते हैं दोस्तों? कैरियर स्पेसिफिक जर्म्स एंड डिसीज। ठीक है, वेक्टर हो गए जैसे कि मॉस्किटो हो गए, बाइटिंग फ्लाइज हो गए, टिक्स हो गए, जो कि अफेक्ट करते हैं होस्ट एनिमल्स, जैसे कि कऊ हो गए, वाटर बफेलो हो गए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन पहले ही दी जानी चाहिए। जैसे दोस्तों कहते हैं वो हम पोलियो ड्रॉप्स पीते हैं ना, हमको पोलियो होता नहीं, हम पहले ही पी लेते हैं पोलियो ड्रॉप्स, ताकि आगे जाके पोलियो हो ही ना। इसलिए इसी तरीके से इस वायरस का इलाज नहीं है, हम पहले इसको वैक्सीनेशन कर देते हैं, ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है जी। गोट पॉक्स वैक्सीन दोस्तों इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एलएसडी। एलएसडी मींस लंपी स्किन डिसीज। टू इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैव डेवलप्ड एन इंडिजिनियस वैक्सीन फॉर एलएसडी। ठीक है जी। चलिए दोस्तों अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने अपना पहला रिपोर्ट किया इन्फेक्शन फ्रॉम नाइगेलिया फॉवलरी और ब्रेन ईटिंग अमोइबा। ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमोइबा इज नाइगेलिया फ्लॉवरी। दोस्तों नाइगेलिया इज एन अमोइबा, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एंड ओनली वन ऑफ हिज स्पीशीज कॉल्ड नाइगेलिया फ्लॉवरी कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। ठीक है दोस्तों, ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर किया गया था 1965 में, और ये यूजुअली वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज होती है ना, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गए, रिवर हो गए, लेक हो गए, वहां पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ गया हमारा कुर्कुमिन कंपाउंड। दोस्तों researchers of the Transdisciplinary University of Health Sciences and Technology Bengaluru have validated the immunity boosting ability of the curcumin compound against mastitis in cattle। ठीक है दोस्तों, curcumin है ना जो दोस्तों एक येलो पिगमेंट है, जो कि टर्मरिक में मिलता है। टर्मरिक क्या होगी? हल्दी, हल्दी में मिलता है curcumin। ठीक है दोस्तों, ये एक पॉलीफिनोल कंपाउंड है विद एन एंटी inflammatory properties and allegedly has the ability to increase the number of antioxidants that the body produces। ठीक है जी, curcumin compound। दोस्तों वेसिकुलिटिस, इट इज an inflammation of the blood vessel। दोस्तों इकोलोकेशन एक जिसको बायो सोनार भी कहते हैं, एक बायोलॉजिकल सोनार है जो कि सेवरल एनिमल स्पीशीज यूज करते हैं। इकोलोकेटिंग एनिमल्स एक emit calls out to the environment. Animals emit calls out to the environment and listen to the echoes of those calls that return from the various objects। Example जैसे डॉल्फिन जो कोई आवाज निकालेंगे दोस्तों, उसको इकोलोकेशन कहा जाता है, और उस आवाज से वो आगे डिस्टेंस पता कर सकते हैं अपने प्रे का। ठीक है, आगे कितना डिस्टेंस है वो से पता चल जाता है, इकोलोकेशन थे। सोनार भी होता है, इसको बायो सोनार भी कहते हैं। दोस्तों ब्लू बगिंग क्या है? एक फॉर्म की हैकिंग होती है जिसकी वजह से अटैकर्स आपकी डिवाइस को हैक कर सकते हैं थ्रू इट्स डिस्कवरी ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू आपके डिवाइस को हैक किया जा सकता है। दोस्तों जब एक बार डिवाइस ब्लू बग हो जाता है, जो हैकर होता है वो सारे कॉल हो गए, सारे कॉल आपके मैसेजेस वगैरह सब रीड कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है कॉन्टैक्ट वगैरह। ठीक है जी। दोस्तों वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी फिनलैंड में इंस्टॉल हुई है, that can store heat from the renewable energy sources for the month। दोस्तों लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट किया, इट इज द एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट देवस्थल में, उत्तराखंड में। ठीक है जी। बनाया किसने इसको दोस्तों? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरीस ने। दोस्तों यूरोप का जो जूस मिशन है, इट इज यूज्ड टू स्टडी जुपिटर
लार्जेस्ट 3 मून जुपिटर और उसके जो 3 बड़े मून हैं उसको स्टडी करने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया था किसने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इतने ही रखते हैं करंट अफेयर। एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलिए सी यू टुमारो।